Good morning, children. Today we are starting P block elements of class 11th chemistry. Right? P block elements. P block elements are kept at the right hand side of the periodic table. यहाँ पे S ब्लॉक है, यहाँ पे D ब्लॉक, यहाँ P ब्लॉक एलिमेंट्स पड़े हैं और F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे नीचे पड़े हुए हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे. P ब्लॉक एलिमेंट्स में S में आते हैं 1 और 2 ग्रुप, D में आते हैं 3 से 12 और P ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं ग्रुप 13 से लेके और एंड होते हैं ग्रुप 18 तक. इन आवर सिलेबस मीन्स 11th क्लास में ग्रुप 13 और 14 है सिलेबस में एंड 15 to 18 ग्रुप्स जो हैं वो 12th क्लास में है. ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं. ग्रुप 13 के मेंबर्स के नेम है बाल, गा, इन, थल. बाल, गा, इन, थल. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. इसका एटॉमिक नंबर 5 है. बाकियों का एटॉमिक नंबर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस मैजिक नंबर्स को याद करिए. 8, 18, 32. इसमें 8 ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा. 18 ऐड करोगे इसका, 18 ऐड करोगे इंडियम का और 32 ऐड करोगे तो थेलियम का आ जाएगा. राइट? और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP1. व्हाट डज इट मीन? इसके बाहर वाले शेल में ये कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1. इसका 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1. Did you notice कि N stands for the last shell. NS2NP1 इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. अब ये पूरा फैमिली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 शो करता है. मीन्स दे विल मेक 3 बॉन्ड्स. ये देखो सारा फैमिली 3 बॉन्ड्स बनाएगा. BCl3, AlCl3, GaCl3 एंड सो ऑन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जनरल तो है +3 बट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो नीचे आने पे डिक्रीज होती है. मीन्स बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाएगा, एल्यूमिनियम भी बनाएगा, गैलियम भी, बट इंडियम और थेलियम +3 की बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है इनकी. अगर मैं आपसे कहूँ TlCl3 और TlCl में से कौन सा कंपाउंड स्टेबल है तो दिस इज़ द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन इज वाई. क्यों इसके 6s के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में? अब इसकी कथा सुनो. थेलियम भैया क्या कहते हैं? थेलियम कहते हैं देखो भाई ये मेरा न्यूक्लियस है. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. 6 शेल में 6s2 6p1 कॉन्फ़िगरेशन है. रूल क्या होता है? न्यूक्लियस को नीचे वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं. शील्ड का मतलब है ये कहते हैं कि सारा चार्ज हम लेंगे. न्यूक्लियस कहता है अरे कितना भी ले लो, इतना सारा चार्ज है, टेंशन क्यों लेते हो. यहाँ से चार्ज होता हुआ यहाँ जाता है. फिर सेकेंड शेल कहता है शील्ड करते हैं. शील्ड का मतलब ढकना होता है, उसको स्क्रीन करना होता है. तो शील्ड करते हैं कि सारा चार्ज हम लेंगे. ये मतलब ये इस चार्ज को रोकने की कोशिश करते हैं. यहाँ से होता हुआ चार्ज यहाँ जाता है, फिर यहाँ. अब ये जो 3 शेल है, 3rd शेल है, 4th शेल है और 5th शेल है, इनके जो D इलेक्ट्रॉन है और F इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं करते. जैसे ये कह रही हूँ D और F इलेक्ट्रॉन चल हट, हमें तेरा चार्ज नहीं चाहिए, तो इस बेचारे का चार्ज क्या होता है? सारा का सारा चार्ज बाहर वाले इन 3 इलेक्ट्रॉन्स पे महसूस होता है. लास्ट शेल पर जितना चार्ज फील होता है उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर लाइंग D एंड F इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है और इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से खींचता है. ये S के इलेक्ट्रॉन कहते हैं हाँ ठीक है मैं तो बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, बट P वाला तो करता है क्योंकि S इलेक्ट्रॉन मम्मी का चमचा होता है. न्यूक्लियस मम्मी है और ये जो S इलेक्ट्रॉन है ये छोटा बच्चा है घर का, P वाला थोड़ा बड़ा बच्चा है. तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये बॉन्ड बनाता है. तभी थेलियम 1 बॉन्ड बनाता है, 3 नहीं बनाता, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो चुके हैं और इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. What is inert pair effect? Inert pair effect is non-participation of NS. NS means last shell के S electron. N होता है last shell. Non-participation of NS electron in bond formation due to poor shielding of nucleus by inner lying D and F electron. अगर ये D and F electron भी nucleus को shield कर लेते, ढक लेते चारों तरफ से, तो ये चार्ज बाहर ना जाता. इनके ना ढकने की वजह से चार्ज बाहर चला गया, पोर शील्डिंग की वजह से, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. एस वाले तो कहते हैं ठीक है मैं तो तेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया, चिपक गया न्यूक्लियस के साथ, टाइटली हेल्ड हो गया. लेकिन पी वाला कहता है हम तो बॉन्ड बनाएंगे. दैट्स वाई
TlCl3 इज लेस स्टेबल बट TlCl इज मोर स्टेबल। अगर आपसे कोई आंसर पूछे तो आप कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बोरोन टू थेलियम मूव करें, वी ऑल नो इसका साइज स्मॉल है, इसका बिगर होना चाहिए और बड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज बढ़ेगा। कैसे? देखो, बोरोन का 2 ही शेल्स हैं तो साइज उतना होगा, एल्यूमिनियम के 3 शेल्स हैं तो साइज बड़ा होगा, गैलियम के 4 शेल्स हैं तो साइज और बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, यानी कि साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से स्मॉल होता है। वाई? इसमें भी क्या होता है, गैलियम में भले ही 4 शेल्स हैं, ये देखो 4 शेल्स हैं, और एल्यूमिनियम में 3 हैं, राइट। इसमें क्या होता है, थर्ड शेल में 3D इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये न्यूक्लियस को ये शील्ड करते हैं, ये भी शील्ड करते हैं। 3D वाले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं चल हट, हमें तेरा चार्ज नहीं चाहिए। अब ये कहते हैं ना ले, तो इसका चार्ज यहाँ से होता हुआ आखिरी शेल को बोलते हैं अच्छा अब तू आ जा मेरी तरफ, यानी कि आखिरी शेल को अपनी तरफ खींचता है ये। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर लाइंग 3D इलेक्ट्रॉन। इन 3D इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से इसका चार्ज आखिरी शेल पे जाता है और उसको जोर से अपनी तरफ खींचता है, तो साइज छोटा हो जाता है। तो साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर लाइंग 3D इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज और आखिरी शेल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड साइज डिक्रीजेज। ये था हमारा एक्सेप्शनल केस। चलो, अभी हमने पढ़ा कि बोरोन भैया 3 बॉन्ड बनाते हैं। चलो पता तो लगाएं, बोरोन को बोला चल दे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने बोरोन को बोला B3+ आयोन बना, बोलता है बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। हमने कहा क्यों, तुम तो 3 बॉन्ड बनाते हो। कहते 3 बॉन्ड बनाता हूँ कोवलेंट, B3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन को दे देना, लूज कर देना, मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूंगा। हमने पूछा क्यों, कहते 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो IE1 होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरे की IE2, तीसरे की IE3। इसकी तीनों आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो बहुत लार्ज है, किसी भी रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई B3+ आयोन इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू वेरी लार्ज सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज। चलो हमने बोला कोई नहीं, कोवलेंट बॉन्ड ही बना लो। अब ये BCl3 बनाएगा, ये देखो 3 बॉन्ड बना लिए इसने BCl3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसके बारे में डिटेल चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्ड एंड ऑल दैट, इसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप का नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। जरा एक बार बोरोन को देखते हैं, भाई तूने बॉन्ड कहाँ से बनाए हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स 2px है ये। अब बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले एक इलेक्ट्रॉन 2s1 से 2px है, x में था ही, ये 2py है, एक 2pz, p के 3 होते हैं ना, पता होगा आपको, एक px होता है, py, pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के py में चला जाता है, लेकिन pz अभी भी खाली है। ये तीनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। एक s के पास इलेक्ट्रॉन है, एक 2px के पास है, एक 2py के पास है, 2pz एम्प्टी पड़ा हुआ है। यहाँ देखो 3 बॉन्ड बन गए और ये एम्प्टी पड़ा है, तभी तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। अब ये रोना पिटना मचा लेता है, भाई मेरा वेकेंट ऑर्बिटल है, मैं तो अनस्टेबल हूँ, मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन ले दो, मुझे बॉन्ड बनाना है। क्लोरीन कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, देख हमारे तीनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बाहर वाले शेल में, चल हम तुझे देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो टेंशन क्यों लेते हैं, किसी और से मांगने की क्या ज़रूरत है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि क्लोरीन के p ऑर्बिटल से बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स 7 बॉन्ड बना लेते हैं। इसे कहते हैं p-pi बैक बॉन्डिंग। इस p-pi बैक बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये जो बॉन्ड है ना ये छोटा हो जाता है, ये बॉन्ड छोटा हो जाता है कंपैरेटिवली, जितना होना चाहिए ना सिंगल बॉन्ड से छोटा है। रीज़न क्या है, इसमें क्वेश्चन भी है आपकी बुक में कि जो BCl3 का BCl बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है, एक्सपेक्टेशन मतलब नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से स्मॉलर है, तो आंसर है बिकॉज ऑफ p-pi बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर्स एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस।
क्या लगता है सिर्फ यही क्लोरीन देगा इलेक्ट्रॉन? नो नो, कभी ये देता है कभी ये, तीनों मिलके रेजोनेंस भी खेल रहे हैं। कभी इसके साथ बैक बॉन्डिंग हो जाती है, कभी इसके साथ बैक बॉन्डिंग हो जाती है, कभी इसके साथ हो जाती है, तो BCl की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी नॉर्मल से, राइट। सो अब नेक्स्ट क्या है, एक तो ये हो गया, हम पढ़ते हैं BF3, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, BCl3 इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, BBr3 इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों हेलोजन होते हैं। अब सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी? सोच के बताओ, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग इसमें होएगी, क्योंकि फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल है, छोटा साइज है, बोरोन का भी छोटा साइज है, इनकी बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होएगी। तो बोरोन का भूखापना जो है वो खत्म हो जाता है। भूखापना मीन्स जो भी भूखा क्यों है, बिकॉज इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो भूखा होता है, जो भूखा होता है वो लिविस एसिड का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, BCl3 लिविस एसिड क्यों है? आंसर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट p ऑर्बिटल, राइट। फिर क्वेश्चन आता है, अच्छा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये है, क्योंकि इसकी बैक बॉन्डिंग तो होती है अच्छी, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे शिफ्ट हो जाते हैं। क्लोरीन से बोरोन में इससे थोड़े कम शिफ्ट होते हैं, और ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा है, इसकी बैक बॉन्डिंग सबसे कम होएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड करेक्टर BBr3 का है, ये थोड़ा सा वीक लिविस एसिड होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कोई प्रूफ है कि लिविस एसिड है? यस वी डू हैव। ये देखो, BF3 को अमोनिया में ऐड कर दो तो दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे? सिर्फ एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड दे मेक बॉन्ड? देखो, एक के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर वेला पड़ा हुआ था, एक के पास ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में ऐड कर दिए, एडिशन कंपाउंड बन गया। मीन्स ये लुईस बेस का काम कर रहा है। लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, और लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब आपकी NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के दौरान क्या बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है? यस, BF3 में इट वॉज sp2, और जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो बन जाती है sp3। अमोनिया की चेंज होती है? नो, बिफोर मेकिंग बॉन्ड इट वॉज sp3, आफ्टर मेकिंग बॉन्ड ऑल्सो इट इज sp3। कोई भी चीज़ समझ में ना आए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। मैं रिवाइज करूंगी तो वीडियो लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमारा बोरोन वाला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं BF4 भैया पे। BF4 कैसे बनेगा? BF3 होता है ना, अब ये कहता है मेरे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, मैं चौथा बॉन्ड बना तो सकता हूँ, भैया इलेक्ट्रॉन लेके आना, मेरे लिए भी ले आना, अपने लिए भी ले आना। तो F नेगेटिव का मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना देता है, किसने बोरो करा हुआ है। अब कहता है आ जाओ बॉन्ड बनाने, बोलता आजा। BF4 के साथ बॉन्ड तो बनेगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से सवाल उठता है, भाई इसकी शक्ल कैसी होएगी? ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है अब वो भी बॉन्ड बनाने लग गया है। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होएगी, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होएगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि बोरोन अपने जीवन में जब भी 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और जब 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सो इसमें हम छोटा सा नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, ये वाला हमें दिखाना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें बॉन्ड लेंथ इससे स्मॉल होती है, क्योंकि इसमें अब p-pi बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। बट इसमें p-pi बैक बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्मॉलर हो जाएगी। ये आपकी NCERT में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCl3 में 3 बॉन्ड पोलर है, ये भी पोलर बॉन्ड है। पोलर का मतलब है इट इज़ हैविंग पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। अब ये एरो इस तरफ लगाएंगे, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, ये इधर है, ये इधर है। क्वेश्चन है, इन BCl3 3 पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बट इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0, वाई? बिकॉज ऑफ
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके सारे डाइपोल्स आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स इट्स ऑल द डाइपोल्स आर कैंसल्ड आउट. राइट. बोरोन ट्राईहेलाइड के कितने सारे क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है. एक छोटा सा बचा हुआ है, क्या वो है, अगर हम BCl3 के ऊपर वाटर डालते हैं, BCl3 के ऊपर वाटर डालते हैं, खुशी खुशी रिएक्शन होएगी. क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है. वाटर भैया आएंगे, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे और रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन होगी H3BO3 प्लस HCl बन जाएगा. राइट. सो बैलेंसिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे, हम तो रिएक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं. तो H3BO3 HCl बैलेंस आप खुद करेंगे. ओके. उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है ये H3BO3. कौन है? इसका नाम है बोरिक एसिड. अच्छा, इसको वाटर में डालेंगे, ये तो 3H देगा, क्योंकि हमने सुना है HCl वाटर में 1H प्लस देता है. सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ऐड होने पर 2H प्लस देता है, तो ये तो 3 देगा. नो 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 नो, ये 3 नहीं देगा, ये 1 भी नहीं देगा. तो इसको H3BO3 क्यों लिखा? अब ध्यान से सुनो. इसकी असली स्ट्रक्चर ये है, BOH होल थ्राइस. Whenever boric acid is added to water, what will it do? It will accept OH from water. ये वाटर का OH ले लेगा. राइट. और वाटर का H प्लस ही वाटर में दे देगा. तो ये वाटर में 1H प्लस देता है. जो भी एसिड वाटर में 1H प्लस देता है उसे हम मोनोबेसिक कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड. और इसको हम एप्रोटिक एसिड भी कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. एप्रोटिक का मतलब है अपना प्रोटॉन नहीं देता, वाटर का देता है. और ये वीक एसिड भी है. ऑफ कोर्स वाटर में H प्लस OH तो बहुत थोड़े होते हैं, तो वीक एसिड है. अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वाई बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, यही आंसर है, रिएक्शन लिख देना. वाई बोरिक एसिड इज एप्रोटिक एसिड, द सेम आंसर. बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, द सेम आंसर. आपको रिएक्शन लिखनी है. राइट. और अगला 4th क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर. इन चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ये वाली रिएक्शन. अब बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो. बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखो, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में बोरिक पाउडर नहीं होता जो चावलों में लगाते हैं ताकि कीड़ा ना लगे, ये वही तो है. ये देखो, बनाने का तरीका बता रही हूँ, बुक्स में भयानक तरीके से बना हुआ है. बना दिए 2 बोरोन आमने सामने, 3 ऑक्सीजन लगा दिए. अब सबके पास 1 H वी हैव टू पुट. इसका H इनसाइड, इसका आउटसाइड. इनसाइड आउटसाइड, ये तो आउटसाइड ही रहेंगे भाई साहब दोनों. और इनके बीच में दिखा दो H बॉन्डिंग, और इनकी साइड पे दिखा दो, ये जहाँ भी होंगे अपने अपने उसके साथ H बॉन्ड बना रहे होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड थोड़ा सा स्लिपरी भी होता है. बोरिक एसिड आई लोशन का काम भी करता है. और एक तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये चावलों में भी लगाया जाता है ताकि कीड़ा ना लग जाए. ये तो थी बोरिक एसिड की कथा. सबसे इम्पॉर्टेंट ये था बोरिक एसिड का. ठीक है. नेक्स्ट है Na2B4O7.10H2O. इसका नेम है बोरेक्स. इसका नेम है बोरेक्स. अब बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं, सोने पे सुहागा वाला सुहागा, और इसको टिंकल भी कहते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन बोरेक्स इज एडेड टू वाटर. जब बोरेक्स को वाटर में ऐड करेंगे, सोडियम भैया बना लेंगे NaOH, बोरोन भैया बनाएंगे बोरिक एसिड H3BO3. अब NaOH कौन होता है? स्ट्रॉन्ग बेस. बोरिक एसिड कौन है? वीक एसिड. तो सॉल्यूशन कौन होगा? ऑफ कोर्स बेसिक इन नेचर होगा, और बेसिक सॉल्यूशन को एल्केलाइन भी कहते हैं. तो सॉल्यूशन होगा आपका एल्केलाइन. देखो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए. व्हाट हैपन्स व्हेन बोरेक्स इज एडेड टू वाटर. सेकंड क्वेश्चन, वाई बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन इज एल्केलाइन इन नेचर. तो सेम आंसर. आप कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्केलाइन इन नेचर बिकॉज ऑन एडिंग इन वाटर इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. नेट इफेक्ट इट इज एल्केलाइन इन नेचर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज हीटेड. ये 10 वाटर उड़ जाएंगे और आपको मिलेगा Na2B4O7. जब वाटर बीच में से निकलता है ना, तो ये सोलन हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा. ठीक है. अच्छा, और फर्दर हीटिंग, इसको फिर हीट करो,
फिर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NaBO होल ट्वाइस प्लस B2O3। इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ग्लासी बीड। ग्लासी बीड, ये ग्लास जैसी बीड बन जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके ऊपर कलर्ड सॉल्ट डालो, कोई भी FeSO4 कॉपर सल्फेट कलर्ड सॉल्ट डालेंगे तो बीड कलर्ड हो जाती है, राइट। ये कलर्ड सॉल्ट को वो आइडेंटिफाई करने के काम आता है। इस पूरे टेस्ट को बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स को हीट करते हैं तो स्वेल कर जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट मेक्स सोडियम मेटाबोरेट। ये मैंने क्यों लगाया, BO2 होता है, सॉरी, होल ट्वाइस नहीं है, NaBO2 है। ये दोबारा लिख देती हूँ, NaBO2, क्योंकि सोडियम की +1 होती है ना वैलेंसी, होल ट्वाइस नहीं होगा। NaBO2 प्लस B2O3, इसके मिक्सचर को बोलते हैं, यानी कि ग्लासी बीड जैसा हो जाता है। अगर आपके लैब में वो होती है ना जो प्लैटिनम वायर के ऊपर बोरेक्स ना ऐसे लेके जाओ फ्लेम के ऊपर, तो आपको ग्लासी बीड दिखेगी वहाँ पे। कर भी सकते हो एक्सपेरिमेंट अगर आपकी लैब में अवेलेबल हो तो। और ये बोरेक्स बीड टेस्ट के काम आता है। एक बार क्वेश्चन आया था IIT में, मतलब जिसे पहले हम AEEE कहते थे, कि जो ग्लासी बीड होती है बीड टेस्ट में, उसमें बीड क्या होती है, मेटाबोरेट, ऑर्थोबोरेट, लाइक ऐसे था। तो आंसर था मेटाबोरेट। याद रखना, बोरेक्स बीड टेस्ट में मेटाबोरेट्स बनते हैं, ऑर्थोबोरेट्स या कुछ और नहीं बनता है, ठीक है। ये तो था हमारा बोरेक्स के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन और, अगर हम इसमें कोई एसिड डाल दें, तो डाल दो H2SO4। शक्ल से ही लग रहा है सोडियम भैया तो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेंगे। अब बोरोन के पास तो कुछ नहीं है वाटर के सिवा, तो ये बनाएगा बोरिक एसिड। तो हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस H3BO3। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोरेक्स के सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है डाइबोरेन। नेक्स्ट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है B2H6। इट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन इज B2H6। डाई क्यों बोला? क्योंकि असल में बोरेन तो होता है BH3, बट ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अब ये बैक बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता हाइड्रोजन भैया, इसीलिए ये डाइबोरेन की फॉर्म में होता है। इसकी स्ट्रक्चर दी थी विलियम लिप्सकॉम ने। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अजीब है। देखो, 2 बोरोन है, इनके साथ H का मतलब है टर्मिनल मीन्स किनारे वाले, और एक हाइड्रोजन ऐसे बैठा है। B का मतलब है ब्रिज्ड, यानी कि ब्रिज बना के बैठा हुआ है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, ब्रिज्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और ये वाला बॉन्ड एंगल 97 डिग्री है। इतना अजीब बॉन्ड ये तो पहली बार देखा है हमने। यस, ये पहली बार ही देखा है हमने। इस बॉन्ड को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। What is the meaning of 3 center 2 electron? You know, in our chemistry जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मान लो HCl, कोई भी बॉन्ड है, 2 एटम्स होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 जने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपनी तरह का पहला बॉन्ड है जिसमें 3 जने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसे कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दूसरा नाम है इसका बनाना बॉन्ड, तीसरा नाम है इसका टो बॉन्ड, और चौथा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी तभी तो एडजस्टमेंट करी है, तो 3 जने थोड़ी ना आते 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। अब इसकी स्ट्रक्चर पता है कैसी है? ये तो ऐसे ही पड़े है बोरोन HT, ये ऐसे है, एक कॉपी के नीचे लगा लो। ये जियोवरिज है ना, ये ऐसे है, ऐसे ऊपर से आता है ऐसे, और वो तीसरे वाला आप नोटबुक के नीचे से कर लो, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये चारों तो एक ही प्लेन में है, जैसे कॉपी पे पड़े हैं वैसे ही है। ये ब्रिज नोटबुक के ऊपर है और ये वाला ब्रिज जो है नोटबुक के नीचे है, तभी तो 97 डिग्री का बॉन्ड एंगल आया। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? भाई एक बात बताओ, BH3 2 मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों को अगर बॉन्ड बनाने हो 3 और 3 6, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे? 7, और एक बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड थे? 14, बट एक्चुअली इनके पास कितने हैं? बोरोन कहता है भाई मेरे पास 3 है, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास भी एक है, 1 होता है ओनली। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 3 6, 3 9 और 3 12। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 12,
चाहिए थे 14, दे आर शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, राइट। वैसे तो बोरोन का सारा खानदानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो हमेशा किसका काम करता है? लुईस एसिड का काम करता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम भैया के बारे में थोड़ी सी बातें हैं। नेक्स्ट है AlCl3 भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, 3p की बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है? 2 एल्यूमिनियम की आपस में सेटिंग हो जाती है। ये देखो, ये इसको कहता है तू अपने क्लोरीन को बोल कि इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे वेकेंट p ऑर्बिटल में डाल देगा, और इधर वाला क्लोरीन जो है इसके एल्यूमिनियम में बॉन्ड बना लेता है। ये क्या बनाता है? डाइमर। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज AlCl3 डाइमर क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल था, इसलिए बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है BCl3 ने क्यों नहीं बनाया? उसने बैक बॉन्डिंग क्यों करी? बोरोन कहता है भैया मैं नन्ना सा, बताओ मैं डाइमर बनाऊंगा क्या? मेरे पास मेरा तो इतना साइज भी नहीं है कि 4 बड़े बड़े Cl नेगेटिव को अपने चारों तरफ मैं सराउंड करके सकूं, इसीलिए मैं नहीं बनाता। BCl3 will not make dimer because it is very small. It cannot hold 4 big sized chloride ions. इसलिए ये कहता है कि मैं डाइमर नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम कौन है? इसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। अगर हम HCl डालेंगे तो बनेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम और HCl AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी 2 और 6 का बैलेंस है, 2 2 और 2 वाटर। देखो 2 2 2 है और बनेंगे हाइड्रोजन 3, साथ में बनेगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आपको याद दिलाती हूँ एक बात, जो ड्रेनेक्स होता है ना मार्केट में मिलता है, मम्मा से पूछना जरा अपनी, ड्रेनेक्स ड्रेन क्लीन करने के काम आता है। कभी कभी वॉश बेसिन में कचरा फंस जाता है तो उसको क्लीन करना हो ना, मार्केट से ड्रेनेक्स का पाउच आएगा। इस पाउच में एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसीज होते हैं और साथ में NaOH होता है। इस पाउच को जो आपका वॉश बेसिन है उसके यहाँ पे जो छेद होते हैं ना, यहाँ पे डाल दो पूरा का पूरा और थोड़ा सा पानी डाल दो, छोड़ दो। सारी रात क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस जो है ना कचरा जो भी फंसा होगा उसको बाहर निकाल देती है। सो इट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रेनेक्स विच इज़ यूज टू क्लीन द ड्रेन्स। अब यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, अगर हम एल्यूमिनियम में NaOH डालते हैं तो पहले तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालेंगे तो ये बनेगा AlOH होल थ्राइस के वाइट PPTs बनेंगे, जिलेटिनस वाइट PPTs। अब आप कहीं पर ये पढ़ोगे कि हमने एल्यूमिनियम और NaOH की रिएक्शन के साथ ये बनता है, फिर आप सोचोगे ले मैम ने तो ये बताया था, ये भी बनता है और NaOH डालोगे तो ये बन जाएगा। अब और NaOH डाल दो, ज़्यादा NaOH डालोगे तो ये घुल जाएंगे, बन जाएगा NaAlOH होल 4। ये जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। फालतू का NaOH डालोगे तो आपके ये जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं और आपको मिल जाता है सॉल्यूबल NaAlOH होल 4 का कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट है कि अगर हम इसी AlOH होल थ्राइस के जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट को फिल्टर करें और फिल्टर करने के बाद अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट कर दें, वाटर निकल जाएगा तो आपको मिलेगा Al2O3, आपको मिलेगा Al2O3। और इसी AlOH होल थ्राइस में अगर हम एसिड डाल दें तो आपको मिलेगा फिर वही AlCl3 प्लस वाटर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है कि आपकी AlCl3 की बॉटल है, AlCl3 की बॉटल है, आपकी लैब में AlCl3 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से लगातार धुआं निकल रहा है, फ्यूम्स उड़ते हैं AlCl3 की बॉटल के ऊपर से। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि AlCl3 देखो बॉटल पे यहाँ तो लगा ही होता है, कैप के ऊपर थोड़ा सा। एल्यूमिनियम क्लोराइड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके
क्या बनाता है, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा HCl, और ये HCl ही किसका काम करता है, फ्यूम का काम करता है। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा मॉइस्चर के साथ ही जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, HCl बनाता है, इसी को फ्यूम कहते हैं, और एल्यूमिनियम का बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। और मैंने अभी बताया AlOH होल थ्राइस कौन होता है, जेली जैसे प्रेसिपिटेट होते हैं, इसे कहते हैं जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसके फ्यूम्स भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि BF63 नेगेटिव नहीं बनता बट एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना लेता है, हाउ। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम कैन मेक 6 बॉन्ड विथ फ्लोरीन बट बोरोन कांट मेक। अरे अभी तो बोला, बोरोन कहता है मेरे पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, मैं केवल टोटल 4 बॉन्ड बना सकता हूँ। बोरोन कैन मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बट एल्यूमिनियम कैन मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स बिकॉज इसके पास 3d ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो था 2s से यहाँ जंप मार जाएगा तो ये बना सकता है, सॉरी 3s से इसमें जंप मार जाएगा। जंप ना भी मारे, जब वेकेंट d ऑर्बिटल पड़े हैं तो कोई भी फ्लोरीन आएगा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्वेश्चन है BF63 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम कैन मेक AlF63 नेगेटिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, मेरे पास एल्यूमिनियम का कंटेनर है, कैन आई ट्रांसपोर्ट concentrated HNO3 in this container? Answer is yes. How? ये जो concentrated नाइट्रिक एसिड है पहले एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके बना देगा Al2O3 की प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इस लेयर को अब कोई छेड़ नहीं सकता, इतनी प्रोटेक्टिव होती है, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, तो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि जो एल्यूमिनियम है इसके जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज मतलब इसको किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दो, ये एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने के काम आते हैं, लाइक एरोप्लेन। वाई? एक तो लाइट होता है और दूसरी बात इसको कॉरोजन नहीं होता, एक ही बार Al2O3 बनेगा, बस बनने के बाद आगे रिएक्शन नहीं होएगी। तो एक तो रेजिस्टेंट टू कॉरोजन है और लाइट इन वेट होता है। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में रखा हुआ पानी, सारी रात रखा हुआ पानी सुबह क्यों नहीं पीना चाहिए? एल्यूमिनियम यूटेंसिल शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट बिकॉज थोड़ा सा वाटर में एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ AlOH होल थ्राइस, और यानी कि एल्यूमिनियम 3+ के आयोन्स वाटर में आ जाते हैं और ये हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। अब आपके घरों में सारे बर्तन एल्यूमिनियम के हैं तो क्या करें? देखो धीरे धीरे उसको स्टील से रिप्लेस कर दो। प्रेशर कुकर अब बाय करो तो स्टील वाला करो, एल्यूमिनियम वाला मत करो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें गंदी आदत डाली थी एल्यूमिनियम के कंटेनर्स की। क्यों? जो वो प्रिजनर्स थे ना, उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसते थे, लेकिन हमारे राजा महाराजा और हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो तो सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। यस, उसी में ही खाना खाना चाहिए ताकि थोड़ा सा सिल्वर जाए बॉडी में, थोड़ा सा गोल्ड जाए, बट आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन एल्यूमिनियम भी तो मतलब डिस्कार्ड किया जा सकता है, तो अपने घर से सारा एल्यूमिनियम निकाल दो। एल्यूमिनियम के कंटेनर में बना हुआ जो खाना होता है उसको फटाफट या तो ट्रांसफ़र कर लिया करो स्टील के कंटेनर में। अब आप जब भी हॉस्टल में पढ़ने जाएंगे तो अपने लिए स्टील का कुकर बाय करना, ना कि एल्यूमिनियम का। अब नॉन स्टिक कुकवेयर है, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम ही तो होता है नीचे, उसके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग लगा देते हैं हम लोग, राइट। तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम के कंटेनर्स को बदलने की कोशिश करो। एकदम से पॉसिबल तो नहीं है बट कोशिश की जा सकती है। स्टिल इफ़ यू हैव एल्यूमिनियम कंटेनर, नो प्रॉब्लम, मेक फूड इन दैट कंटेनर एंड इमीडिएटली शिफ्ट दिस फूड इनटू अनदर कंटेनर, राइट। तो स्टील के बर्तन जो होते हैं हैवी बॉटम वाले वो ठीक रहते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की जो वायर है दैट इज़ यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल। येस, वी कैन मेक इट। एक तो गुड कंडक्टर है, ऊपर से कॉपर से डबल कंडक्टर है। डबल कैसे हुई? 1 ग्राम कॉपर की वायर मान लो इतनी बनती है तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम की वायर इतनी बनेगी। तो यानी कि इसकी सेम वेट बाय वेट एल्यूमिनियम जो है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि डबल लेंथ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, मैंने इसको HF में डाला तो ये इनसोल्यूबल था क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट जब मैंने इसमें NaF डाला तो ये डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब NaF के साथ ये बॉन्ड बनाता होगा तो ये बनाएगा Na3Al F6।
कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हम डालते हैं BF3, जैसे ही BF3 डालते हैं AlF3 वापस आ जाता है, क्योंकि बोरोन इस एल्यूमिनियम का कॉलर पकड़ के इसको बाहर निकालेगा, चल बाहर निकल, मैं अंदर जाऊंगा, और खुद ये भाई साहब बॉन्ड बना लेता है अंदर जाके और AlF3 को वापस बाहर कर देता है। तो क्वेश्चन क्या था, आपकी NCERT का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड HF में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि रिएक्शन नहीं होती, बट NaF में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि रिएक्शन हो जाती है, और BF3 डालेंगे तो वापस आ जाता है क्योंकि बोरोन की, इसे कहते हैं बड़ी ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बोरोन की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है इसलिए, राइट। तो ये तो था आपका बोरोन फैमिली के बारे में। NCERT की बुक भी पढ़ लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जितना भी पढ़ाओ, अब मैं इस चैप्टर को और लंबा कर सकती हूँ बट इतना बहुत है क्योंकि अब आना तो सब्जेक्टिव है नेक्स्ट उसमें। ओके, अब हम चलते हैं कार्बन की फैमिली पे। ग्रुप 14, सस्सी, जी, सानू, लेड दो। दिस इज सिंपली टू कीप इन माइंड द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, और सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी होता है। रीजन, पहले देखो सस्सी, वैसे शशि होता है, हमने सस्सी बना दिया। जी, सानू, लेड दो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसका एटॉमिक नंबर 6, बाकियों का लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कीप इन माइंड द मैजिक नंबर्स। अगर 8 ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा, 18 ऐड करोगे इसका आ जाएगा 18, फिर 32। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2, राइट। 2p2 कैसे हुई, 2px1, 2py1 और 2pz खाली है, ये 2s थी, 2s2। बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट करके 2pz में चला जाएगा। अब बताओ, इसके 4 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, टेट्रा कोवेलेंट होता है इसी वजह से, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, जर्मेनियम भी, बट टिन और लेड कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो 2 वाला ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। याद आया, अभी हमने उसमें पढ़ा था ग्रुप 13 में कि ये एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। कैसे, कोई प्रूफ है? यस, वी हैव PbCl4। नाउ इन दिस लेड हैज मेड 4 बॉन्ड्स, बट मरा जा रहा है भाई, मेरे को 4 बॉन्ड नहीं बनाने, मेरे को 2 बनाने थे। आप इसको ज़रा सा हीट करो, ये PbCl2 और फटाफट क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स ये अपनी क्या करेगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर लेना, और जो अपनी रिडक्शन करता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। तभी तो क्वेश्चन आता है कि PbO2 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और हम सबको बताइए टिकेगा ही नहीं, ये अनस्टेबल है। इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू PbO, मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो, लेड को जबरदस्ती हमने PbCl4 तो बनवा लिया। अब मैंने बोला लेड को चल आयोडीन के साथ भी 4 बॉन्ड बना, कतई नहीं बनाऊंगा, ये तो फिर भी बना लिया उसने शर्म शर्म में, चलो ज़्यादा दे दिया हमने क्लोरीन, बट ये नहीं बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। पहला रीज़न, लेड कहता है भैया मेरी 4 नहीं, मेरी +2 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि मेरे में इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ओके, आई नेगेटिव कहता है अगर तू 4 बॉन्ड बनाएगा भी ना तो भी मैं तेरे 2 बना दूंगा, तेरे 4 से 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ले आऊँगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, Pb और I के बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, वो इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाती। जैसे इसमें हुआ था ना, कार्बन में एक्साइट हुआ था इलेक्ट्रॉन, लेड में नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं तेरी बॉन्ड एनर्जी इतनी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके, दैट्स वाई PbI4 नहीं बनता। 3 रीज़न है PbI4 ना बनने के। पहला, लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो PbI4 बनाएगा ही नहीं। सेकंड, आई नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके 2 वापस कर देगा ये, तो PbI बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। एनर्जी रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लेड टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, तो PbI4 नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन का, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो सिलिकॉन भैया को देखो, ये भी तो 4 बॉन्ड बनाएगा। हम एक बात और बता देती हूँ, कार्बन की कैटिनेशन भी होती है। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन शोज कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। SiCl4, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस? कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन कम है ना ज़्यादा, ना तो ये ल्यूइस एसिड होगा ना ये ल्यूइस बेस होगा। नेक्स्ट CCl4 में अगर मैं वाटर डाल दूँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। वाटर कहता है मैं बैठूंगा कहाँ पे, मुझे पहले बैठना होता है रिएक्शन करने से पहले, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। चलो सिलिकॉन ने 6 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ मिलके, SiF6 2 नेगेटिव बना लिया, राइट। तो हमने बोला तू क्लोरीन के साथ भी 6 बॉन्ड बना ले, नहीं बनाऊंगा। भाई तू फ्लोरीन के साथ तो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो क्लोरीन के साथ बनाने में क्या? कहते भाई उसका साइज छोटा है, तो आई कैन अकोमोडेट 6 छोटे छोटे फ्लोराइड को मैं अपने चारों तरफ रख लूंगा, बट 6 क्लोरीन को मैं नहीं रख सकता, बाहर 2 नेगेटिव दिखाना पड़ता है। तो आंसर है बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ क्लोराइड सिलिकॉन कैन नॉट होल्ड 6 बिगर साइज क्लोराइड अराउंड इट सेल्फ। एक और रीजन भी है, SI और F की जो बॉन्ड एनर्जी है ना, यानी कि बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा निकलती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। बट SI और Cl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एनर्जी कम निकलती है, तो एक्साइटेशन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इन कार्बन। एलोट्रॉपी का मतलब होता है एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होती हैं डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सेम। मतलब शक्ल अलग अक्कल सेम। हाउ? कार्बन के यूं तो बड़े सारे एलोट्रॉप्स हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 हैं सिर्फ। एक है डायमंड, अनदर इज ग्रेफाइट एंड वन अनदर वन इज फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, भले ही तीनों की शक्ल अलग हो, तीनों को एयर में जला दो, तीनों बनाएंगे CO2। हो गई ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, शक्ल अलग है, अक्कल तो एक ही है। डायमंड में ईच कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड, राइट। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसकी इतनी क्रॉस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है ना बहुत हार्ड है, क्योंकि क्रॉस लिंक्ड और बड़ी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। इसका मेल्टिंग पॉइंट सारे एलिमेंट से हाईएस्ट होता है और ये स्टोन की कटिंग एंड ड्रिलिंग के काम आता है। कटिंग एंड ड्रिलिंग, जो कटिंग और ड्रिलिंग का काम करता है उसे हम कहते हैं एब्रेसिव। आपके NCERT में क्वेश्चन है वाई डायमंड इज एक्टिंग एज एब्रेसिव, बिकॉज इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। और तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से ये ज्वेलरी में भी काम आता है, शाइन करता है। इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3, बिकॉज 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन मेकिंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में इसकी होती है हेक्सागन बने होते हैं, ये देखो ऐसे एक हेक्सागन नीचे होगा, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में ऐसे, ठीक है। अब ईच कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड। हमने कहा चौथा बॉन्ड भी बना ले, बोलता नहीं बनाऊंगा, मैं अपना चौथा बॉन्ड नीचे वाले कार्बन के साथ बनाऊंगा। हमने बोला भाई इसके साथ बना ले, पड़ोसी के साथ नहीं बनाऊंगा, नीचे वाले के साथ बनाऊंगा। बट नीचे वाला तो बड़ा दूर है, तेरा बॉन्ड तो वीक बनेगा। यस, 2 लेयर्स के बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड, सारे के सारे वीक होते हैं। वीक बॉन्ड का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री होते हैं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। पहली बात, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। क्यों? क्योंकि तीसरा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है ना, तो वो तो अगली लेयर के साथ बन रहा है। दूसरी बात, ये गुड कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आता है, राइट। और ये लुब्रिकेंट का काम भी करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है।
क्यों? क्योंकि इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यूँ रखो तो हाथ में आ जाती है। लुब्रिकेंट वही काम करता है ना जिसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी मतलब हार्डेस्ट ना हो, इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट का काम करता है। और तो और जो आप बॉन्डेड लेड पेंसिल लाते हो मार्केट से, बॉन्डेड लेड पेंसिल, उसमें भी ग्रेफाइट होता है, वैक्स के साथ मिक्स करते हैं। तो फिर लेड क्यों बोलते हैं इसको? लेड तो है ही नहीं पेंसिल में। लेड इसलिए बोलते हैं, लेड को पेपर पर चलाने से जैसा निशान पड़ता है वैसा निशान इस पेंसिल का पड़ता है। जस्ट उस मार्क की वजह से हम इसको बॉन्डेड लेड पेंसिल कहते हैं, जबकि बॉन्डेड लेड पेंसिल में लेड होता ही नहीं है। राइट, ये हो गए इनकी सारे पॉइंट्स। अब आ जाओ फुलरीन भैया पे। फुलरीन कैसे बनता है? इसी ग्रेफाइट पर लेज़र बीम डाल दो तो फुलरीन बन जाता है। फुलरीन की शक्ल होती है फुटबॉल के जैसी, जैसे फुटबॉल होता है ना, पेंटागन हेक्सागन उसमें मिक्स होते हैं, बस उसी जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, पेंटागन हेक्सागन वाली स्ट्रक्चर है इसमें। तो फुलरीन होता है सॉकर बॉल की तरह। इसका फॉर्मूला C60 या C70, अब यूँ कह सकते हो 60 कार्बन मिल के एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे फुलरीन कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था क्रूटो, स्माले एंड कर्ल। याद कैसे रखेंगे? करली बालों वाला कुर्ता पहन के स्माइल देता है। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। करली बालों वाला कर्ल, कुर्ता पहन के क्रूटो, स्माइल देता है स्माले। और ये तीनों अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते थे, एक जगह पे एक साथ नहीं किया था। समझ में नहीं आती यार फुलरीन नाम क्यों रखा? क्रूटो ही रख लेते, कर्ल रख लेते, या क्रूटो स्माले कर्ल रखते थे। अब मैं बताती हूँ इसका नाम फुलरीन क्यों रखा। बकमिंस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट था। बकमिंस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट था। वो ना इंटरनेशनल जो मार्केट में उसको ना मिलता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, तो वो डोम बनाता था। उसके डोम ऐसे ही थे जैसे फुलरीन होते हैं। तो तीनों ने बोला अरे ये तो बकमिंस्टर फुलर के डोम्स की तरह है, तो नाम रख दिया इसका फुलरीन। और प्यार से इसको बुलाते हैं बक्की बॉल। इसको हम प्यार से बुलाते हैं बक्की बॉल। और आपको पता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसमें एक भी इम्प्योरिटी घुस नहीं पाती है इसके अंदर। सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। राइट, ओके। सो देखो इसके डिस्कवरर कोई और है, नाम किसी और पे रखा हुआ है। ये तो हो गया हमारा एलोट्रॉपी के बारे में। अब चलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। एब्रेसिव रॉड, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। दो इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? फॉर्मिक एसिड लो। पता है फॉर्मिक एसिड कौन है? कभी चींटी ने काटा है तुम्हें? चींटी काटते ना, बड़ी जोर से पेन होती है, वो हमारे बॉडी में यही इंजेक्ट करती है। ये भी और वैस्प भी। वैस्प होता है डेंगू, डेंगू नॉट डेंगू, डेंगू येलो कलर का होता है। इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो कंसनट्रेटेड फॉर्मिक एसिड में, तो बन जाएगा H2O + CO। दूसरा तरीका, कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन कर दो, कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो तो भी CO बन जाता है। ये बहुत पॉइजनस होता है अगर हम इनहेल कर ले तो। बंद कमरे में अंगीठी जला के अगर सो जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, तो सुबह मर भी सकते हैं। कैसे? ऐसा बहुत बार न्यूज़ में हम सुनते भी थे कि बंद कमरे में अंगीठी चल रही थी, 4 लोग बेहोश पाए गए। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब वो बंदा जो बैठे हैं वो इनहेल करेंगे, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है, बना लेती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये लंग्स में से O2 को उठाता है और टिश्यूज़ को दे आता है जाके। लेकिन अगर बंदे ने इनहेल कर ली CO, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये होता है 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन हीमोग्लोबिन CO2। अब हीमोग्लोबिन CO को बोलते हैं चल छोड़ मेरा पीछा, मुझे अपना काम करना है, O2 को ट्रांसपोर्ट करना है, बट ये चेप है, छोड़ता ही नहीं पीछा। अब हीमोग्लोबिन की हो गई कमी, तो बंदा क्या होएगा? बेहोशी तो हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बॉडी में आ जा नहीं रही है, तो इसीलिए ये हार्मफुल होता है। अगर तो पेशेंट को इलाज मिल जाता है टाइम पे तो वो बच सकता है, नहीं तो ये लीथल होता है, बंदा मर भी सकता है। अब करते क्या है, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं अगर बंदा वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो। राइट, नेक्स्ट आ जाओ आप। हाँ, एक और बात, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, पहली बात, ये आपके घर में मार्बल है ना,
मार्बल, चौक ले लो, चलो चौक जो होता है उसके ऊपर एसिड डाल दो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड डाल दो तो आपको मिलेगी CO2 गैस। और CO2 गैस कैसे बनती है? कार्बन की कंप्लीट कंबशन कर दो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो अच्छी होती है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलती है। CO2 0.03% पाई जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में, और प्लांट्स इसी से तो खाना बनाते हैं, खाना बना के फिर हम वही खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं उसकी CO2 वापस कर देते हैं, यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन अगर एक्सेसिव हो जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे करता है? अब सुनो, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर विजिबल रेडिएशन आती है सन से, सन है मान लो, विजिबल रेडिएशन आती है, शाम को क्या होता है, सन चला गया, वैसे तो दूसरी साइड चला जाता है बट हम कहते हैं चलो सन चला गया, तो हमारी जो अर्थ है ना, जितनी भी हीट खाई थी वो हीट बाहर निकालती है। जब आती है तो विजिबल रेडिएशन थी, जब जाती है तो IR बन जाती है, इंफ्रारेड, क्योंकि धरती विजिबल रेडिएशन थोड़ी ना छोड़ती है, इंफ्रारेड छोड़ती है। अब यहाँ पे बैठा हुआ है CO2, ये CO2 कहता है IR को मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर ये गर्मी को रख लेगा यहीं पे, धरती के द्वारा छोड़ी हुई गर्मी को रख लेगा पूरी, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे। वैसे तो ये वाला काम वाटर के वेपर्स करते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, तभी तो हम मरते नहीं हैं जब सन चला जाता है तो, क्योंकि वाटर ने थोड़ी सी हीट एंट्रैप कर ली है। अब थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है बट ज़्यादा एंट्रैप करेंगे, अगर एक्सेसिव CO2 हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, उससे क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए ये हार्मफुल होती है। CO प्लस H2 के मिक्सचर को कहते हैं सिन गैस या फिर वाटर गैस। कैसे बनती है ये? कोयले के ऊपर स्टीम पास कर दो तो आपको मिल जाएगी सिन गैस। ये किसके काम आती है? ये फ्यूल का काम करती है। CO प्लस N2 को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, ये भी फ्यूल का काम करती है। चलो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों कहते हैं? ये आइस है, मैंने यहाँ रखी, आइस सॉलिड से गैस में उड़ गई बिना सरफेस को वेट किए, तभी इसको कहते हैं ड्राई आइस, बिकॉज इट डज नॉट वेट द सरफेस, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट डायरेक्टली, तभी हम इसको कहते हैं ड्राई आइस। नेक्स्ट है CO क्या काम करता है? CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। CO को ZnO के साथ कंबाइन कर दो, इसका ऑक्सीजन छीन लेगा तो बन जाएगा CO2 प्लस Zn। जब कोई किसी का ऑक्सीजन छीन लेता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, राइट। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। अब सुन लो, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, SiO2 ये भी एसिडिक होगा, B2O3 ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल कौन है? एक तो मैंने CO बताया, एक होती है लाफिंग गैस N2O, ये भी न्यूट्रल होती है। ओके, तो बेसिक ऑक्साइड कौन है? बालगाइंथल, थेलियम नीचे आता है ना, थेलियम नीचे आता है तो Tl2O3 ये बेसिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक के नाम याद कर लो, एम्फोटेरिक होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी, और दोनों होता है। एक होता है Al2O3, मैं आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बता रही हूँ, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है PbO और तीसरा है ZnO, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज, अगर हम SiO2 यानी कि सैंड को HF के साथ ट्रीट कर दें तो क्या होगा? मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, आप तुक्का भी तो लगा सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, वेरी सिंपल, यस SiF4 बनेगा प्लस 2H2O, क्योंकि यहाँ पे आपको 4HF लेने पड़ेंगे, राइट। अगर हम आपकी एक NCERT की बुक में और जाएं तो हमें एक और भी क्वेश्चन मिलता है, रेजोनेंस वाला। रेजोनेंस वाला क्या है? एक तो है कि CO3 नेगेटिव की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, HCO3 नेगेटिव की। पहले हम इसकी बनाते हैं, देखो आपको एक तरीका बताती हूँ। 2 नेगेटिव, याद रखना सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज का होता है और डबल बॉन्ड वाले पे कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे 2 नेगेटिव था ना, 2 सिंगल बॉन्ड के, एक डबल के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है गेड़ियाँ मारेंगे, डबल बॉन्ड इधर आएगा फिर उधर जाएगा, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड,
अब इस डबल बॉन्ड को इधर पहुंचा दो, लो जी बन गई तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन सबको मिक्स कर दो लास्ट में, इसे कहते हैं मिक्सिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। 3 बनाए, टिंग 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 मीन्स डैश 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 दिखा दो, यानी कि सब में गेड़ियाँ मार रहा है। और बाहर छोटा सा ऐसे बना के 2 नेगेटिव लगा दो, क्योंकि यहाँ तो हमने 2 नेगेटिव दिखाया, वहाँ ओवरऑल हम बाहर दिखा देते हैं। अब HCO3 नेगेटिव का क्या बनेगा, देखो एक नेगेटिव चार्ज है, सोच लो, तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक OH होगा। अब इसमें रेजोनेंस किस में होगा, इसमें तो होगी नहीं, ये और ये आपस में गेड़ियाँ मारे जाएंगे। इधर देखो डबल बॉन्ड इधर, सिंगल इधर, OH भैया वैसे ही बैठे हुए हैं। अब रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अब जो टिंग 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 कर रहे थे ना, वो इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। बाहर नेगेटिव चार्ज लगा दो। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक कार्बन डाइऑक्साइड की है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक बार ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा दो। Always remember, whenever oxygen is making 3 bonds, it will definitely get positive charge. Whenever oxygen is making single bond, it is getting 1 negative charge. It is quite clear. ये बिल्कुल clear ही होता है। Next है, what are silicones? Silicones क्या होते हैं? इनका जनरल फॉर्मूला होता है R2SiO whole N। होल N का मतलब होता है हजारों लाखों मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़ के पॉलीमर बना के बैठे हैं। ये बनता है इससे R2SiCl2। R कौन होता है, या मिथाइल होता है, या इथाइल, या प्रोपाइल, कुछ भी एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब कहने का है। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करो तो बनेगा R2SiOH होल ट्वाइस, 2 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से। फिर इसको आप हीट कर दो, वाटर उड़ जाएगा, तो R2SiO होल N, यहाँ पे N का मतलब बड़े सारे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमर बना लेंगे। ये बन गया सिलिकॉन। सिलिकॉन कई तरह का होता है, लिक्विड जैसा भी होता है, अगर पॉलीमराइजेशन कम मॉलिक्यूल्स की होगी तो लिक्विड जैसा होगा, ये जेली जैसा भी होता है, और ये सॉलिड भी होता है। अब इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है सॉरी, ये वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ होने की वजह से इसको, पेपर को वाटर प्रूफिंग के काम भी आता है, पेपर को बनाना हो किसी भी चीज़ को। जेली जैसा जो होता है ये लुब्रिकेंट का काम करता है। मान लो कोई मशीन बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रही है, 1000 केल्विन पे काम कर रही है, अब यहाँ पे जो भी ऑयल लगाओगे वो तो उड़ जाएगा, लेकिन सिलिकॉन नहीं उड़ेगा, तो ये लुब्रिकेंट का काम करती है हाई टेम्परेचर पर भी और वेरी लो टेम्परेचर पर भी। तीसरा है जो सॉलिड सिलिकॉन होता है, ये बायो कंपैटिबल होता है। अब किसी की नी टूट जाती है, मान लो नी समझते हो ना, नी कैप लगवाते हैं, नी मतलब ऑपरेशन करते हैं जब बीच में बॉडी के अंदर कोई डालना हो ना, कोई भी पार्ट डालना हो तो सिलिकॉन के डालते हैं, ये बायो कंपैटिबल है। इसको हम स्पेयर पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, स्पेयर पार्ट ऑफ बॉडी। वैसे आपके हाथ में छोटा सा भी आयरन का नेल चुभ जाए, या और तो और वुड का एक छोटा सा पीस भी चला जाए आपकी स्किन में, तो वहाँ पे घाव हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी कहता है निकालो इसको बाहर, मीन्स बायो कंपैटिबल नहीं होते, हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसको कर लेता है। तो इसलिए किसी की पतली टांग को मोटी टांग करना हो तो आप ये डाल सकते हैं, मीन्स स्पेयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का ये काम करता है। नेक्स्ट है सिलिकेट्स कौन होते हैं। सारे, पहले तो सिलेबस में बहुत सारे सिलिकेट्स थे, अब तो खाली एक ही क्वेश्चन आता है। सिलिकेट्स में जो एक यूनिट होता है सारे सिलिकेट्स में, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ये होता है SiO4 नेगेटिव। देखो इसकी मैं शक्ल भी बना देती हूँ, ये कोई एग्जाम्पल है सिलिकेट का, यस, अपनी सैंड जो बाहर उड़ती है, SiO2 सिलिकेट ही तो है, इसके अंदर भी SiO4 नेगेटिव यूनिट्स पड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन होता है, जियोलाइट। जियोलाइट होता है सोडियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट। जनरल फॉर्मूला Na2, ना आलसी उठ से याद करते हैं हम लोग, पहले ऐसे बताती हूँ, ना आलसी उठ डॉट XH2O, सबके चरणों में 2 लगा दो, ये जियोलाइट है। क्या ये फॉर्मूला फिक्स है, नो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने एक बताया आपको।
अब जियोलाइट कोई एग्जाम्पल भी बता दो और इसकी कोई रिएक्शन भी बता दो। एक जियोलाइट का एग्जाम्पल है ZSM5। ये क्या करता है, एल्कोहल को पेट्रोल में बदलता है। याद कैसे रखोगे, एल्कोहल पी के आदमी झूमता है, पेट्रोल पी के गाड़ी झूमती है। सिंपल, जिससे आदमी झूमता है उससे हमने बना लिया गाड़ी झुमाने वाला सब्सटेंस, तो इट कन्वर्ट्स एल्कोहल टू पेट्रोल, राइट। एक और है हमारा छोटा सा क्वेश्चन कि डाईबोरेन की एक रिएक्शन है B2H6 को अगर वाटर में डाल देते हैं तो हमें मिलता है H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अगर हम अमोनिया डाल देते हैं, रेशो होना चाहिए 1:3, मैं रेशो की बात कर रही हूँ, ये फिक्स है, यही ही होना चाहिए, तो बनता है इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। ये देखो बेंजीन ऐसे होता है ना, बस कार्बन की जगह बोरोन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट लगा दो, सबके पास एक एक H लगा दो, ये बन जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। और अगर डाइबोरेन खुद बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बड़ा आसान है, आप BCl3 लो, इसमें लीला डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, तो बोरोन तो बना लेगा इसके साथ B2H6, Cl इसके साथ भी जुड़ जाएगा, Cl इसके साथ भी जुड़ जाएगा, मीन्स एडिशन कंपाउंड बनेंगे LiCl प्लस AlCl3 और B2H6 तो बनेगा ही बनेगा। कभी कभी नेगेटिव मार्किंग ना हो तो तुक्का लगाना भी ठीक रहता है, बस दिमाग लगाओ, आपको पता चल ही जाएगा। अब कार्बन की इतनी सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, सबसे स्टेबल कौन सी है, सबसे स्टेबल है कार्बन की फॉर्म ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट। मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में फिनिश करा दिया, बस आपने करना क्या है, सुनते जाओ, एक बार सुनोगे तो कंटेंट याद होगा, 2 बार सुनोगे तो थोड़ा बहुत याद होना, साथ साथ ना छोटे छोटे नोट्स भी बना लो और नोट्स बना के और याद कर लो, तीसरी बार उन नोट्स को पढ़ लेना तो आसानी रहेगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ना एक वो दे देती हूँ असाइनमेंट, उसका स्क्रीनशॉट ले लो असाइनमेंट का। उससे क्या होगा कि आप चैप्टर के वीडियो सुनने के बाद ना इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। ज़रा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा आ गया, ये देखो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बस आप इसका, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, रुको ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं करती हूँ यहाँ से, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस असाइनमेंट को अभी सॉल्व करो आप, इसके सारे क्वेश्चन आपकी इसके अंदर है। अगर आपने इस वीडियो को सुनने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो ही समझो आपको चैप्टर आता है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो सॉरी, मेरा बोला हुआ बेकार, आपका सुना हुआ बेकार, वन आराम दोनों का बेकार गया। ये देखो, ये असाइनमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम से करते रहो, या इसको पॉज करके भी कर सकते हो। ये 9 क्वेश्चन से कर दिया मैंने, ये रहा, ओके। कोई भी क्वेश्चन ना आता हो तो नीचे कमेंट में डाल देना, राइट। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।